हनुमान जी के पास में कोई काम नहीं है। हनुमान जी केवल अपनी छवि को निखारने के लिए ऐसे जो लोग बेरोजगार हैं उनकी भावनाओं से खेल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सफल हुए कि आज हम चौथी अर्थव्यवस्था में आ गए हैं। कृषि के क्षेत्र में हमने प्रगति की, शिक्षा के क्षेत्र में हमने स्तर ऊंचा उठाया, युवाओं को रोजगार दिलाने की दृष्टि में भी हम काफी आगे बढ़ गए कि हमारी प्रतिभाओं का पलायन नहीं होने देंगे। मैं भी जर्मनी गया, फ्रांस गया, इंग्लैंड गया, वहां पर भी मैंने महसूस किया कि वहाँ के नागरिक कहते हैं कि विश्वसनीयता भारत की है। वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है, लेकिन राजस्थान में ये चाहते हैं। नमस्कार, आप सबको ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारा भारत दुनिया की आर्थिक मामले में भी प्रगति कर रहा है और चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में हम आज पहुंच चुके हैं। कहाँ 12वीं अर्थव्यवस्था पर थे, तो 10वीं पर आए, और जब 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, उसके बाद मोदी जी ने सभी क्षेत्रों में इस देश को समृद्ध करने की दिशा में प्रयत्न शुरू किए। आर्थिक दृष्टि से भी हमको प्रगति करनी है। आर्थिक दृष्टि से भी उन्होंने सबसे पहले दुनिया को एक चुनौती दी थी कि आइए हमसे मुकाबला करिए, लेकिन मुकाबला किस मामले में करिए कि अपने देश को समृद्ध करने की दिशा में, विकास में आप हमसे मुकाबला करिए। विकास में मुकाबला करें, आर्थिक दृष्टि से देश को समृद्ध बनाने के मामले में मुकाबला करें। हमसे कंपटीशन करो, आओ। खुलेआम चुनौती दी थी दुनिया को, और वो चुनौती यानी विकास की दृष्टि से, देश की समृद्धि की दृष्टि से, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की दृष्टि से, आम आदमी के जीवन स्तर को मजबूत सुदृढ़ करने की दिशा में एक उन्होंने चैलेंज किया था दुनिया को। और उस चैलेंज में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सफल हुए, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज हम चौथी अर्थव्यवस्था में आ गए हैं। यानी हम समृद्ध राष्ट्रों की श्रेणी में अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी, ये ही 3 आगे है हमसे। जापान को भी हमने अभी पीछे छोड़ दिया। बाकी देशों की तो अब तुलना क्या करें, लेकिन अभी ये आंकड़ा, IMF का आंकड़ा भी आ गया, और उस आंकड़े में भी और ये साबित हो गया कि हम 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन चुके। इसके लिए हम सबको बहुत खुशी है। हमने विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे कृषि के क्षेत्र में हमने प्रगति की, शिक्षा के क्षेत्र में हमने स्तर ऊंचा उठाया, साक्षरता के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ गए, महिला को समृद्ध करने की दिशा में हम बहुत आगे बढ़ गए, युवाओं को रोजगार दिलाने की दृष्टि में भी हम काफी आगे बढ़ गए। कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया की तर्ज पर हमने अपने क्षेत्र में औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी हम आगे बढ़ गए। कई देशों को हमने पीछे छोड़ दिया। हर मामले में, चिकित्सा के मामले में हम समृद्ध बने, और आप सबको पता है कि भारत के कई चिकित्सक ऐसे चिकित्सा क्षेत्र में जिन्होंने महारत हासिल की, वो दुनिया में अन्य देशों में जाकर के भी वहां के भी गंभीर रोगों का सफल और इलाज कर रहे हैं। और हमने अब ये भी तय किया कि हमारी प्रतिभाओं का पलायन नहीं होने देंगे। हमारी प्रतिभाओं का हम हिंदुस्तान में पूरा उपयोग करेंगे। हमारे यहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं, जो उच्च क्वालिटी के और ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनका उपयोग भी अन्य देश लिया करते थे, हमारे वैज्ञानिक जिनको अन्य देश बुलाया करते थे,
और हमारे वैज्ञानिकों का लाभ अन्य देश लिया करते थे। अब हमने का मतलब हमारी हिंदुस्तान की वर्तमान सरकार ने ये तय किया, उन वैज्ञानिकों की प्रतिभाओं का उपयोग भी हम हिंदुस्तान के और विकास के लिए करेंगे, और वो उन्होंने किया। चाहे अंतरिक्ष क्षेत्र में हो, उसमें भी हमने प्रगति की, और चांद पर तिरंगा झंडा फहराने में भी हम सफल सिद्ध हुए, हम कामयाब हुए। यही नहीं, यानी विभिन्न क्षेत्रों में देखिए, देश का आर्थिक विकास केवल एक दृष्टि से नहीं देखा जाता, सभी दृष्टिकोण से देखा जाता है। रेलवे का विस्तार किया, एयर स्पेस में हम आगे बढ़े, एयरपोर्ट्स हमने बढ़ाए, हवाई यात्राएं हमने सुलभ करवाई, बढ़ाई। यही नहीं, सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया। कहते हैं कि देश के विकास में सड़कों का भी बहुत बड़ा महत्व है, तो वो उस दिशा में भी हमने बहुत काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया, हमने नए नए उत्पाद पैदा किए, हमारे कुटीर उद्योगों को हमने प्रोत्साहन दिया, और ये सब कारण बने कि हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। आज दुनिया की यदि सामरिक दृष्टि से भी देखें तो सभी क्षेत्रों में हम उच्च श्रेणी के हैं, ये माना जाता है, दुनिया मान रही है। आज दुनिया इस बात को मान रही है कि भारत द्वारा निर्मित वस्तुएं एक प्रतिष्ठित वस्तुएं मानी जाती है। पहले हम जानते थे कि कोई दूसरे देश की, चाहे मोबाइल के क्षेत्र में हो, खिलौनों के क्षेत्र में हो, और किसी भी क्षेत्र में हो, तो हम आयात किया करते थे। लेकिन आज हम निर्यात करने की स्थिति में आ गए। हम हमारा उत्पादन इतना अच्छा हम करके दे रहे हैं कि दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा है। आज मैं चीन की बात करूं, हालांकि अर्थव्यवस्था में वो हमसे थोड़ा मजबूत माना जाता है, लेकिन चीन की दुनिया में प्रतिष्ठा नहीं है। चीन निर्मित माल दुनिया में कोई भी देश मंगाता है तो पहले उसकी चेकिंग करता है, उसकी गिनती करता है, उसके बाद वो कंटेनर अपने काम में लेता है। लेकिन भारत ने जो कह दिया, दुनिया भारत पर विश्वास करती है कि हमने जो कहा, जो चीज दी, जो सैंपल दिया, वैसा ही माल मिलेगा। यानी हमने कह दिया कि हमने इतनी मात्रा में भेजा है, तो दुनिया विश्वास करती है कि निश्चित रूप से उतनी मात्रा होगी ही। चीन के माल में दुनिया आकलन करती है कि जो सैंपल दिया वही माल है भी कि नहीं। आज प्रतिष्ठा की बात करें, मैं भी विदेशों में गया हूँ, मैं भी जर्मनी गया, फ्रांस गया, इंग्लैंड गया, वहां पर भी मैंने ये महसूस किया कि वहां के नागरिक कहते हैं कि विश्वसनीयता भारत की है। विश्वसनीयता भारत की है कि भारत का उद्यमी जो बोलता है वैसा ही माल मिलता है, जो दिखाता है सैंपल वैसा ही माल मिलता है। यानी विश्वास करती है दुनिया भारत द्वारा निर्मित वस्तुओं का, भारत द्वारा भेजे गए माल का। हमारे उद्यमों के जुबान की कीमत है और महत्व है। लेकिन चीन जो कहता है वैसा माल नहीं मिलता, वैसा जो गारंटी देता है कि इतने समय तक का इसकी गारंटी है, उस गारंटी पर वो पूरा नहीं उतरता। ये केवल मैं नहीं कह रहा, आपके भी बहुत बड़े सोर्सेज हैं, आप ये पता कर सकते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि दुनिया में चीन का विश्वास नहीं करती दुनिया की जनता, लेकिन भारत का विश्वास करती है। आज भारत चौथी अर्थव्यवस्था में शुमार हुआ है। आप मानेंगे कि कुछ ही समय बाद जो हमारा नेतृत्व जिस तरीके से काम करता है, हमारे नेतृत्व ने अपनी टीम को काम पर लगाया है, टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया है, समय प्रतिबद्धता दी है, हर प्रत्येक राज्य को भी और किस किस प्रकार से इन योजनाओं को पूरा करना है, अपने क्षेत्र में ये सब काम करके देना है, चाहे उत्पादन का हो, किसी भी मामले का हो। टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया गया है, अधिकारियों को सावधान किया गया है ताकि वो जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र में भी और तय किया हुआ कार्यक्रम पूरा कर ले, यह जवाबदारी दी गई है। और इसी कारण से पूरा देश एक साथ लगता है
इसमें कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है। नेतृत्व निर्देश देता है, नेतृत्व योजना देता है, नेतृत्व मार्गदर्शन करता है, नेतृत्व टाइम बाउंड प्रोग्राम देता है, लेकिन उसको धरातल पर उतारना, समयबद्ध तरीके से उसका पूरा करना, यह आम नागरिक पर निर्भर करता है। चाहे जो जिस किसी भी क्षेत्र में जो कर्मचारी, नागरिक, उद्यमी, व्यवसायी या अपने कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, सबको मिलकर के काम करना होता है, तभी जाकर के नेतृत्व सफल होता है। इसलिए सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ के सामने मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम समृद्ध हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं, सुरक्षित हो रहे हैं। अब सुरक्षा के मामले में तो आप सबने देख ही लिया कि अभी कुछ ही समय पहले तक हमने करके दिखाया। कई ऐसे षड्यंत्रकारी देशों को घुटने टेकने के लिए हमने मजबूर कर दिया। हमारा स्वनिर्मित ब्रह्मोस जिसने भी और क्षमता प्राप्त की, दुनिया उसका लोहा मानने लगी है। लाइन लगा करके और इसको अपने क्षेत्र में खरीदने के लिए और एडवांस में वो अपना आग्रह कर रही है। तो आज हमने प्रसिद्धि प्राप्त की है। ये सब इसमें आप सबका भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अब और भी कई छोटी छोटी बातें हैं जो अपन नियमित रूप से करेंगे। अभी एक कार्यक्रम बना है कि 31 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आपके बीच में पधारेंगे, तो उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी तो मुझे इस बात की केवल आप सबको, वैसे तो आप सब जागरूक हो, जानकार हो, इसलिए कोई नई बात मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन मैं अपनी खुशी का इजहार आपके माध्यम से कर रहा हूं कि हम बहुत बड़ी समृद्ध स्थिति में आने वाले हैं और बहुत जल्दी तीसरी अर्थव्यवस्था में हमारा देश शुमार होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अभी देखिए कि एक हमारा राष्ट्र है, लेकिन एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इस दिशा में भी हमें बहुत कुछ काम करने हैं। राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद पैदा करने का काम हम तिरंगा यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी पनपना चाहिए। इसलिए हमारे देश में एक महान योद्धा, विदुषी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती 31 मई को होने वाली है। 1725 की 31 मई को उनका जन्म हुआ था। बहुत बड़ी योद्धा बनी। विकास के मामले में भी उन्होंने बहुत आयाम स्थापित किए, कई बांध बनाए। उस समय 1752 के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ। 1795 में उनका देहांत भी हो गया था। 1752 में वो विधवा भी हो गई थी। विधवा होने के बाद में भी उन्होंने और बहादुरी से शासन चलाया, मुकाबले किए, कई युद्ध भी जीते। युद्ध जीत करके भी और साम्राज्य को भी मजबूत रखा, सुरक्षित रखा। यही नहीं, कई मंदिरों को भी जीर्णोद्धार कराया, जो मुगलों ने तोड़ दिए थे उन मंदिरों को वापस बनवाया, बांध बनवाए। उस जमाने में नहरों का सुदृढ़ीकरण करवाया, उस जमाने में औद्योगिक विकास कराया, उस जमाने में सड़कों का विस्तार कराया। ऐसी महान विदुषी और न्यायप्रिय, ऐसी महान योद्धा विदुषी, उसका 300वीं जन्म जयंती है। तो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कि हमारी धरोहर, हमारे पूर्वज कितने योद्धा थे, ये हमको ध्यान होना चाहिए। हमें उनका अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। इस निमित्त हमने ये कार्यक्रम किया है और हम कार्यक्रम अभी भी कर रहे हैं। हमारे जितने भी महापुरुष हुए, उन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर और उनके जीवन चरित्र को हम आदर्श जीवन चरित्र के रूप में हम मानते हैं, तो हमें गर्व करना चाहिए। दुनिया के सामने हम दिखा सकें कि हमारा इतिहास, गौरवान्वित इतिहास हमारा रहा है। देखिए, भविष्य बदल सकते हो, वर्तमान भी बदल सकते हो, लेकिन इतिहास नहीं बदल सकते। इसलिए हमारा गौरवपूर्ण इतिहास है, गरिमापूर्ण हमारा इतिहास है। ये हम सब आम नागरिक तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी दिशा में हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा 31 मई को हमारे बीच में रहेंगे। आप सबसे भी रूबरू होंगे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं हालांकि थोड़ा जल्दी आपको कह रहा हूँ, लेकिन चूंकि आप सबसे मिलने का अवसर मिला है तो मैं ये बात भी आपको बता दूं कि हमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पैदा करने की दिशा में और आगे कदम बढ़ाने चाहिए। अभी तो मतलब उपचुनाव की कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन होगी तो हम तो तैयार हैं। यदि कोई भी स्थिति आएगी तो हम तैयार हैं। हमारे यानी हमने तो पहले ही जवाब दिया है और भी जवाब देने की हम स्थिति में हैं। हमारा संगठन मजबूत है और हर परिस्थिति के लिए हमारा संगठन तैयार है। देखिए, 1 स्टेट 1 इलेक्शन, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन की प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है, लेकिन राजस्थान में हम चाहते हैं कि एक साथ चुनाव करा दिए जाए। इसके लिए अभी पुनर्सीमांकन की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है। पंचायतों का पुनर्गठन, नगरीय क्षेत्रों का निकायों का पुनर्गठन और विभिन्न जिला परिषद वार्ड्स, इनके भी पुनर्गठन की तैयारियां चल रही है। तो पंचायतों का पुनर्गठन होने के बाद इन वार्डों का पुनर्गठन कर दिया जाएगा और उसके बाद में चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हम चाहते हैं कि एक साथ चुनाव हो जाए और उसके बाद सब विकास में लगे, ताकि बार बार चुनाव की इस व्यस्तता और आचार संहिता की जो बाधाएं आती है विकास में, वो हमें नहीं मिले। हम ये सब पूर्णता की ओर है। कुछ ही समय में ये सब हो जाएगा। फिर चुनाव आयोग इसकी तिथियां घोषित करेगा और चुनाव संगठन तैयार है। संगठन पूरी तरह से तैयार। संगठन तो हमारा, देखिए, हमने चुनाव जो भी कराए संगठन के लिए, तो वो सारे कार्यकर्ता एकदम उतावले हैं। वो सब तो बुझाएं फड़क रही है कि कब चुनाव आ जाए और हम पूरा जल्दी से जल्दी जीत हासिल करें। मैंने सुना नहीं। मैं सोचता हूँ कि 80% तो हो गई है हमारी। और जहाँ तक आप मेरे शायद राजस्थान की टीम की बात कर रहे होंगे, तो वो टीम तो हमने कच्चा तैयार कर दिया है, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व से अनुमति मिलने के बाद घोषित हो जाए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस तरह पूरे शौर्य का गाथा पूरी दुनिया लगाई जा रही है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन कुछ नेताओं की बयानबाजी के कारण काफी पार्टी को भी शर्मसार होना पड़ा, देश को भी शर्मसार होना पड़ा। लिहाजा कल पीएम ने खुद सभी मुख्यमंत्रियों को कहा है कि बेवजह की बयानबाजी से बचें। ये बिल्कुल सही बात है। किसी भी नेता को व्यर्थ बयानबाजी नहीं करना चाहिए। और मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कई लोगों की भावनाएं शुद्ध होती है और जुबान स्लिप हो जाती है। इससे भी बचना चाहिए। धैर्य से बोले, सोच समझ कर बोले, शब्दों का क्या असर पड़ेगा उसको भी ध्यान में रख करके बोले, और नहीं बोले तो ज़्यादा ठीक है। यदि वो कहीं उनको मन में भय हो तो नहीं बोले, केवल भारत माता की जय बोल तो पर्याप्त है। लेकिन कई लोग उतावलेपन में और ज़्यादा कुछ बोल देते हैं। मैं उनकी निंदा ही करता हूँ कि जिन्होंने गलत शब्द बोले वो कभी भी सराहनीय नहीं हो सकता, उसको हम कभी भी स्वीकार नहीं करते। और सेना का सम्मान करना हमारा दायित्व है। जिस सैनिक ने इस देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए अपनी जान देने की मतलब मानसिकता बना दी है, तो उसका तो सम्मान करना ही है। हम सब उनका सम्मान करते हैं। किसी भी सीधा, जैसे आपका जो इशारा मैं समझ रहा हूँ, उनको सीधा मेरी बहन शब्द प्रयोग करना चाहिए था। किसी और की बहन बताने से पहले मेरी बहन है वो, ये शब्द करना चाहिए था। क्यों किसी और की बहन बताया? हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारा भाई है, हमारा सैनिक है, हमारा, हम गर्व तो उस पर करते हैं। अब हम किसी सॉरी हमारी बेटी ने दिखाया और सही दूसरे को बोल रहे हो, ठीक बात होती है। देखिए, आरोप लगाना आसान बात है। 3 बार के मुख्यमंत्री आज भी यह बात कहे ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर, तो 3 बार यानी 15 साल तक उन्होंने क्या किया? इस दिशा में उनको ध्यान नहीं आया।
अब चूंकि उनको भुगतना पड़ रहा है इसलिए ध्यान आया। फिर भी मैं कह रहा हूँ ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है। हम सुधार करने के लिए तैयार खड़े हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी इस विषय पर गंभीर है। उन्होंने भी हमको साफ कहा है कि मुझे भी बहुत बुरा लगता है, मैं उनके साथ कई बार बैठता भी हूँ, उनको बहुत बुरा लगता है कि हमारे निकलने के कारण से जनता को रुकना पड़ता है। उनको बहुत अप्रिय लगता है, उनको लगता है जल्दी से निकल जाओ यहाँ से, जनता को तकलीफ नहीं होना चाहिए। कई बार उन्होंने खुद ने मेरे सामने बोला है। संवेदनशील है हम, इस दिशा में भी और कैसे ठीक हो सकता है, हमें काम करना है और हम तैयार, हम कोशिश करेंगे इसको। पहली बात तो मैं जय हिंद रैली के लिए कहूँ, बड़ी देर से आए हो भाई, हमने तो बहुत पहले कर दिया तिरंगा यात्रा, अब थोड़ी सद्बुद्धि ले रहे हैं तो ठीक बात है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। वो जय हिंद रैली कर रहे हैं तो मैं इनका स्वागत करता हूँ, लेकिन बड़ी देर कर दी। वो मैं गीत का वो नहीं सुना रहा हूँ आपको, आते आते बड़ी देर कर दी, समझ आते आते बड़ी देर कर दी। हमारे साथ जुड़ना चाहिए था उनको। हमने राजनीति निरपेक्ष तिरंगा यात्रा की है, ना बीजेपी का झंडा था, ना बीजेपी का नारा था, ना बीजेपी का कोई बैनर था। हमने कहा कि साथ आओ, हम सब मिलकर के राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करें, राष्ट्रभक्ति का वातावरण इस देश में करें। उसमें वो जुड़े नहीं, उसमें भी वो अपने आप को राष्ट्रभक्ति में भी अलग साबित करना चाहते हैं, लेकिन नकल, खैर कोई बात नहीं, अकल आई, नकल में भी अकल लगा दे तो ठीक बात है, पहली बात। दूसरा, वो जो ये कह रहे हैं कि आपने युद्ध क्यों रोका, अधूरा क्यों छोड़ा। देखिए, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, हमारे सेना का उद्देश्य था आतंकवाद को नष्ट करना, आतंकवाद के प्रशिक्षण केंद्रों को नष्ट करना, आतंकवाद को संरक्षण देने वाले लोगों को सबक सिखाना, पाकिस्तान की जनता को मारना नहीं, उनके आतंकवाद के केंद्रों को नष्ट करना था, वो हमने किया। फिर पाकिस्तान घुटने टेकने लगा, माफी मांगी और ये शर्तें रखी कि हमारी शर्तों को स्वीकार किया कि हम आतंकवाद को किसी प्रकार से प्रश्रय नहीं देंगे, तो रोका गया है। फिर कई कूटनीतिक बातें होती है। मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा गहलोत साहब को कि गहलोत साहब ने गोपनीयता की शपथ ली थी, मुख्यमंत्री बने थे, गोपनीयता की शपथ ली, अभी एमएलए भी हैं, गोपनीयता की शपथ ली है, और हमारे नेतृत्व ने भी गोपनीयता की शपथ ली हुई है। तो गोपनीयता की शपथ लेने वाला व्यक्ति किसी से गोपनीयता उजागर करवाने के प्रयास करे, ये भी ठीक नहीं है। इसमें कूटनीतिक, राजनीति, कूटनीतिक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई गहरे उसमें मन में यानी वो होते हैं विषय जिनको उजागर नहीं किया जा सकता, क्योंकि गोपनीयता की शपथ ली है। समय आने पर सब सामने आ जाएगा, समय आने पर मीडिया के सामने भी आ जाएगा, आम नागरिकों के सामने आ जाएगा, लेकिन जोश जोश में हम गोपनीयता भंग कर दें, ये ठीक बात नहीं है। और वो भंग करवाना चाहते हैं, उकसा रहे हैं हमको, लेकिन हमारा नेतृत्व बहुत गंभीर है, जवाबदार है, ऐसे उनके भड़कावा में आने वाला नहीं है। पहली बात तो ये है कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कैसे भी खेल को खेल की भावना से खेलने दो, उसमें राजनीति बीच में घुसना भी नहीं चाहिए। खेल, इसमें खिलाड़ी को ही आगे आना चाहिए, खिलाड़ी में भी कोई सिफारिश नहीं करे किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है, इसमें सिफारिश से खिलाड़ी नहीं बनना चाहिए, अपनी प्रतिभा से खिलाड़ी बने। हमारी सोच ये है, हम लोग किसी भी खेल के मामले में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते। उनको चाहिए तत्काल चुनाव भी करवा दे, अच्छे खिलाड़ियों को अवसर भी दे, प्रतिभा को अवसर दे। सिफारिश से किसी को खिलाड़ी बना दोगे तो टीम पिछड़ जाएगी। इसलिए मेरा तो बहुत साफ कहना है, आपने जिनके नाम लिए उनको भी मैंने यही कहा है कि सिफारिश से किसी को अवसर मत दो खेल खेलने का, प्रतिभा के आधार पर उनको अवसर दो। ये हमारी सोच रहती है ताकि वो मान बढ़ा सके। फिर भी उनके चुनाव समय पे होने चाहिए, ये हम भी मानते हैं, चुनाव करवाए। और इसमें महत्वाकांक्षाएं कोई होती होगी, लेकिन मैं तो इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप ठीक नहीं मानता। ठीक है। एक बात मैं आपसे बताऊं, हनुमान जी के पास में कोई काम नहीं है। हनुमान जी केवल अपनी छवि को निखारने के लिए ऐसे जो लोग बेरोजगार हैं,
उनकी भावनाओं से खेल रहे हैं। बेरोजगार तो अवसर ढूंढता है कि मुझे मौका मिलना चाहिए, तो उनको भड़काने के लिए एक आमंत्रित कर दिया और वो उनको बुला करके और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं। ये उनकी नीतिगत या सोच के आधार पर या टीम की भावना के आधार पर कुछ भी नहीं है, केवल एक अवसर ढूंढ रहे हैं अपनी छवि निखारने का, वो करे। लेकिन दूसरी बात मैं आपसे ये भी बताऊं, सिंदूर यात्रा वर्चुअल चल रही है, आपको जोड़ना है। हाँ, दूसरी बात ये है कि हम लोग किसी भी मामले में पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पर निर्णय नहीं करते, कानून के आधार पर निर्णय करेंगे और कानून का निर्णय जिसको करना है वो करेंगे। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप कतई ठीक नहीं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। आप सब लोग